चलिए अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के हवाले से डिस्कशन करते हैं। सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस का मतलब ये है कि जब आप कोई बिजनेस करोगे तो उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा या कहाँ कहाँ से आप फाइनेंस ले सकते हो, पैसा ले सकते हो अपना बिजनेस करने के लिए। तो सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट को समझते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट मैनेजिंग कंपनीज फंड्स बाय एनालाइजिंग डेटा एंड कैश फ्लोज एंड मेकिंग ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज. Companies' financial statements such as balance sheet, income statement, and cash flow statement are a key source of information for financial management. A balance sheet shows the sources of finance, liabilities, and shareholders' equity, and the uses of finance, that is, purchase of assets. देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है ये एक टर्म है जो हम यूज़ करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इन अकाउंटिंग लैंग्वेज। और इसका मतलब ये होता है कि कंपनी के फाइनेंसेस को किस तरह से मैनेज करना है। मिसाल के तौर पर अगर कंपनी के पास कुछ कैश है तो वो क्या कैश कंपनी ने कहीं इन्वेस्ट कर देना चाहिए जहाँ से उसको कोई किसी किस्म की इनकम आए, या उस कैश को जो है वो स्पेयर अपने पास रखना चाहिए ताकि कोई अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस आए तो उनका सामना करना पड़े। फाइनेंशियल मैनेजर्स स्पेशली क्वालिफाइड लोग होते हैं जो ये काम करते हैं, और ये काम जितना सिंपल दिख रहा है इतना सिंपल नहीं होता। कंपनी की करोड़ों और अरबों की फाइनेंस होती है जो उन्होंने इफेक्टिवली मैनेज करनी होती है। इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि कंपनी का कोई भी एक भी रुपया जो है वो आइडल ना पड़ा हुआ हो, यानी कि ऐसा ना हो कि कंपनी ने फारिग पैसे रखे हुए हैं और कहीं पर भी इन्वेस्ट नहीं करे और उसकी वजह से करेंसी की डिवैल्यूएशन की वजह से या पैसे पड़े पड़े होने की वजह से जो उस पर मैं कमा सकता था वो ना कमा पा रहा हूँ। तो फाइनेंशियल मैनेजर ने ये भी देखना होता है कि फंड्स की इन्वेस्टमेंट अप्रोप्रिएट जगह पर हुई है। साथ में फाइनेंशियल मैनेजर ने ये भी इंश्योर करना होता है कि किसी भी वक्त कंपनी को जब पैसा चाहिए होगा तो वो पैसा कंपनी के गले में कंपनी के लिए इजीली इन हैंड या कहीं पर रेडीली अवेलेबल हो। ये सारी चीज़ें करने के लिए एक फाइनेंशियल मैनेजर कंपनी की फोरकास्ट तैयार करता है, यानी कि फ्यूचर की प्लानिंग्स देखता है कि कंपनी को फ्यूचर में कहाँ पर किस तरह से फंड्स चाहिए होंगे, कब फंड्स चाहिए होंगे, कितने पैसे चाहिए होंगे, किस वक्त, एंड सो ऑन। तो ये पूरा एक आर्ट होता है, ये आपको वक्त के साथ साथ पढ़ाया भी जाएगा, समझाया भी जाएगा, सिखाया भी जाएगा, और ये इतना सिंपल नहीं है जितना सिंपल नज़र आ रहा है। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इस चीज़ में फाइनेंशियल मैनेजर को बहुत हेल्प करते हैं, जिसमें से बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, तीन चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिससे एक फाइनेंशियल मैनेजर को इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट्स आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर में सिखाए जाते हैं। बहरहाल अगर ब्रीफली बताऊं तो बैलेंस शीट पर कंपनी के एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल्स लिस्टेड होते हैं। एसेट्स क्या है? एसेट्स हर वो चीज़ है जो बिजनेस अपने बिजनेस जो है वो यूज़ करेगा फॉर द पर्पज ऑफ बेनिफिट, किसी भी तरीके का फ़ायदा लेगा। लायबिलिटी इन सिंपल टर्म्स उधार, और कैपिटल यानी कि ओनर की अपनी इन्वेस्टमेंट। इनकम स्टेटमेंट में कंपनी का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट होता है, यानी कि इनकम स्टेटमेंट जो है उसमें आप सेल्स रेवेन्यू में से सारी की सारी कॉस्ट जितनी भी होती हैं उनको माइनस करते हो। और अगर आप लोगों ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग अभी भी नहीं पढ़ी है और अगर आप लोग चाहते हो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग की कोई बुनियाद बना लो या बेसिक लेक्चर्स बना लो तो बिल्कुल आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कुछ लेक्चर्स भेज दूंगा। इसी तरह से कैश फ्लो स्टेटमेंट्स जो है वो एक स्टेटमेंट होता है जिसमें ये बताया हुआ होता है कि भाई जो बिजनेस का कैश होगा वो कहाँ यूज़ होगा, कौन यूज़ करेगा, कितना कहाँ पर यूज़ हुआ है। कंपनी ने अगर ड्यूरिंग द ईयर एसेट्स खरीदे होंगे तो ये कैश जाएगा, कंपनी ने कोई नए शेयर्स इशू करे होंगे उससे पैसा आएगा, कंपनी ने कहीं पे इन्वेस्टमेंट करी होगी उससे जो रिटर्न आ रहा होगा, किसी भी तरह की इनकम आ रही होगी उससे ये कैश इंक्रीज होगा। तो कहाँ कैश यूज़ हो रहा है, कहाँ कैश का इनफ्लो है, कहाँ कैश का आउटफ्लो है, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में पता चल जाता है। कैश इनफ्लो यानी कि पैसों का आना और कैश आउटफ्लो यानी कि पैसों का जाना। अच्छा, बैलेंस शीट क्या शो करता है? बैलेंस शीट जो है वो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस शो करता है और उन फाइनेंस का यूज शो करता है। देखें, एसेट्स क्या है? एसेट्स जो है ना वो रिसोर्स है। एसेट क्या है? एसेट जो है वो रिसोर्स है। रिसोर्स का मतलब वो चीज़ जो मैं अपने बिजनेस में इस्तेमाल करूंगा अपने फायदे के लिए, बेनिफिट के लिए। अगर मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ तो बिजनेस में मुझे गाड़ी चाहिए, वो एक एसेट है। बिजनेस के लिए मुझे कोई शॉप चाहिए तो वो एक एसेट है। बिजनेस के लिए मैं ज़मीन लूंगा वो एक एसेट है। बिजनेस के लिए मैं फैक्ट्री लूंगा वो एक एसेट है। इन सारी चीज़ों के पैसे कहाँ से आएंगे? दो सोर्सेस से आ सकते हैं मेनली, लायबिलिटी से या फिर इक्विटी से। इक्विटी का मतलब कैपिटल, लायबिलिटी का मतलब उधार, यानी कि या तो मैं किसी से लोन लूंगा या तो मैं किसी से उधार लूंगा, या फिर ओनर जो है वो अपने घर से खुद पैसे लेकर आएगा। विच मीन्स कि कैपिटल की इन्वेस्टमेंट होगी। कैपिटल की टर्म का मतलब यह है कि ओनर अपने घर से खुद पैसे लेकर आया होगा बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। ये सारे पैसे जो कंपनी ने
या तो उधार पे लिए होंगे यानी कि लाइबिलिटी होगी, या तो कंपनी का कैपिटल होगा यानी कि इक्विटी होगी। इससे कंपनी जो है वो अपने एसेट्स परचेज करेगी और बिजनेस रन करेगी। आप जब अपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ोगे तो इन चीज़ों की डेफिनेशन को ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे। बहरहाल फॉर टाइम बीइंग एसेट्स हर वो चीज़ जो बिजनेस में आप इस्तेमाल करोगे, और उसके खरीदने के लिए या तो आपको किसी से उधार चाहिए होगा जिसको आप लाइबिलिटी कह लो, या आपको खुद अपने घर से पैसे लेकर आने होंगे यानी कि आप इक्विटी कह लो। Roles of a financial manager: a financial manager needs broad understanding of the company's business and industry as well as leadership ability and creativity. फाइनेंशियल मैनेजर जो है उसको अपने जिस कंपनी का वो फाइनेंशियल मैनेजर है उस कंपनी की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक अच्छा लीडर होना चाहिए और क्रिएटिविटी होनी चाहिए। उसका दिमाग जो है वो अच्छी प्लानिंग करे और वो क्रिएटिव हो, यानी कि ये हर वक्त देखता रहे कि भाई पैसा कहाँ से आ सकता है और कहाँ इन्वेस्ट किया जा सकता है और कहाँ पर उसका बेहतरीन इस्तेमाल होगा। The prime goal of a financial manager is to maximize shareholders' wealth. जो प्राइम पर्पस या गोल होता है एक फाइनेंशियल मैनेजर का, वो ये होता है कि वो ये देखे कि भाई मैं शेयर होल्डर्स की वेल्थ को कैसे बढ़ा सकता हूँ या मैक्सिमाइज कर सकता हूँ। शेयर होल्डर्स का क्या मतलब है? शेयर होल्डर्स का मतलब ये है कि वो लोग जो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं यानी कि इन्वेस्टर्स, इनकी वेल्थ कैसे इंक्रीज हो सकती है। इनकी वेल्थ ऐसे इंक्रीज हो सकती है कि मिसाल के तौर पर तुमने किसी कंपनी में 50 रुपए का शेयर लिया। अब तुम्हारा शेयर जो है, जब तुम किसी कंपनी में शेयर लोगे तो कंपनी रेगुलरली तुम्हें डिविडेंड पे करेगी। डिविडेंड यानी कि उस पर रिटर्न पे करेगी, यानी कि कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया उसमें से एक हिस्सा तुम्हें दिया, वो डिविडेंड कहलाएगा। अदरवाइज कंपनी की अगर परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो इस शेयर की भी प्राइस इंक्रीज हो सकती है, और लेट से मार्केट में ये शेयर कुछ टाइम बाद 60 का हो सकता है। तो तुम ये कहोगे कि तुम्हारी 50 वाली चीज 60 की हो गई, यानी कि 10 रुपए तुम्हें यहाँ पर भी फायदा हो गया। तो ये प्राइम पर्पज होता है एक फाइनेंशियल मैनेजर का। की एक्टिविटीज ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजर टू अचीव द प्राइमरी गोल्स आर। अब इस प्राइम गोल को अचीव करने के लिए फाइनेंशियल मैनेजर क्या करता है? फाइनेंशियल प्लानिंग, प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल प्लान फॉर प्रोजेक्ट्स, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर एंड फाइनेंसिंग नीड्स ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि वो एक पूरे साल का प्लान बनाता है कि जो पैसा होगा वो पैसा किन प्रोजेक्ट्स में लगाया जाएगा, किन प्रोजेक्ट से पैसा आएगा, कहाँ कहाँ खर्चा किया जाएगा, कहाँ कहाँ फाइनेंसिंग ये नीड्स है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि वो पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट की डिसीजंस करेगा, यानी कि कंपनी के पास अगर पैसा पड़ा हुआ है तो वो पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, यानी कि फंड्स किस तरह से स्पेंड करने हैं। इन्वेस्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन फंड्स एंड प्रोजेक्ट्स एंड सिक्योरिटीज दैट प्रोवाइड हाई रिटर्न्स इन रिलेशन टू देयर रिस्क। यानी कि वो ये देखेगा या वो ये एनालाइज करेगा कि भाई कंपनी के पैसे कहाँ पर इन्वेस्ट करने चाहिए। क्या कंपनी जो है वो किसी और कंपनी को परचेज कर ले, क्या कंपनी बैंक पे पैसे रख दे उससे ज़्यादा रिटर्न आएगा, क्या कंपनी कोई और प्रॉपर्टी ले ले उससे ज़्यादा रिटर्न आएगा, क्या कंपनी कोई और प्रोडक्ट लॉन्च करे और उस प्रोडक्ट के लॉन्च करने के बाद वो प्रोडक्ट जब बिकेगा तो उससे ज़्यादा पैसा आएगा। फाइनेंसिंग और रेजिंग फंड्स, ऑब्टेनिंग टाइमली फंडिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेशंस एंड इन्वेस्टमेंट्स एंड सीकिंग द बेस्ट बैलेंस बिटवीन डेट एंड इक्विटी। देखिए फाइनेंशियल मैनेजर क्या करता है? फाइनेंशियल मैनेजर जो है ना वो डेट यानी कि उधार लेगा लोगों से, बैंक से उधार ले सकते हैं, बैंक लोन ऑब्टेन कर सकते हैं, या मुख्तलिफ और भी तरीके उधार लेने के होते हैं, उससे उधार लेगा लोगों से, या ओनर को बोलेगा कि भाई आप जो है वो बिजनेस में इन्वेस्ट करो, यानी कि इक्विटी लेगा। जब फाइनेंशियल मैनेजर डेट या इक्विटी ले लेगा तो फिर वो ये देखेगा कि इसको कहाँ इन्वेस्ट किया जा सकता है जहाँ से कुछ रिटर्न मिले। मान लो एक फाइनेंशियल मैनेजर ने 30 रुपए का लोगों से उधार लिया, 70 रुपए ओनर को बोला तुम खुद लेकर आओ बिजनेस में, यानी कि बिजनेस में हो गए 100 रुपए। अच्छा, फिर ये 100 रुपए इसने फाइनेंशियल मैनेजर जो है वो कहीं पर इन्वेस्ट कर दिए, और लेट से एज्यूम कर लो कि ये 1 साल की इन्वेस्टमेंट थी और 1 साल बाद 100 रुपए 120 हो गया। जाहिर है आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहां पर आपको रिटर्न मिलता है, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि जब हम यहाँ पर 100 रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो 1 साल बाद वो 120 हो जाएंगे। डेट होल्डर्स को दिया जाता है इंटरेस्ट, यानी कि जब मैं किसी से उधार लेता हूँ तो वो मुझे ये कहता है कि भाई लेट से 10% आपको सालाना इंटरेस्ट देना होगा। तो होगा ये कि ये जो मैंने 100 पर 120 रुपए कमा लिए हैं, यानी कि 100 को 120 कर दिया है, इससे मैं पहले उधार चुकाऊंगा। उधार कैसे चुकाऊंगा भाई? 30 रुपए का उधार लिया था, इस पे 10%, 30 का 10%, 3 रुपए का इंटरेस्ट हुआ और टोटल 33 रुपए हो गए। यानी कि 120 में से लेट से 1 साल बाद अगर मैंने ये सारा उधार वापस कर दिया तो मैंने 120 जो बना लिए थे, 100 से 120 कर लिए थे बिजनेस कर, उसमें से 33 रुपए मैंने अपने डेट होल्डर्स को दोबारा वापस दे दिए। जब मैं 120 में से 30 रुपए माइनस करता हूँ तो बच जाते 87। ये 87 रुपीज किसको मिलेंगे? इक्विटी होल्डर्स को, यानी कि बिजनेस के ट्रू ओनर्स को मिलेंगे, शेयर होल्डर्स को मिलेंगे, या उन लोगों को मिलेंगे जो कंपनी के असली ओनर्स कहलाते हैं। डेट होल्डर्स या जो उधार देने वाला होता है वो कंपनी का असली ओनर नहीं कहलाता,
क्योंकि उसको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रिटर्न मिल रहा होता है, चाहे आप कहीं पर इन्वेस्ट करो वहाँ पे पैसे डूब जाएं या पैसे डबल हो जाएं, ट्रिपल हो जाएं, उसका जो एक परसेंटेज होती है वो अमूमन फिक्स्ड होती है। जिस तरह से हमारी एग्जाम्पल में 10% फिक्स था कि भाई 30 जो है वो आपसे ले रहा हूँ और एक साल बाद 30 प्लस 30 का 10% यानी कि 33 रुपये आपको वापस कर दूंगा। अब अगर ऐसा भी हो सकता था कि मैंने कहीं पे 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट करी और वो डूब कर 90 पर आ गई या वो 105 पे रही, फिर भी डेट होल्डर को 33 रुपीज ही वापस करने होते। या मैंने 100 इन्वेस्ट करे और एक साल बाद वो 120 130 140 150 200 300 400 हो गए, तो फिर भी मुझे डेट होल्डर्स को 33 रुपये वापस करने होंगे और बाकी सारी वैल्यू पर हक जो है वो ओनर्स का होगा। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, हम अपनी फाइनेंस की सोर्सेज को क्लासिफाई कर सकते हैं डेट और इक्विटी में। डेट कैपिटल क्या होता है? बोरिंग मनी, उधार लेना। बैंक लोन्स और पब्लिक डेट इशू, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। अभी कंपनी कैसे उधार ले सकती है? या तो वो बैंक के पास जाए, बैंक के पास जाकर वो उधार ले सकती है, या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं यानी कि जो आम लोग हैं उनसे उधार ले सकती है। और उनसे उधार लेने के मतलब ये है कि बॉन्ड्स इशू करना। हम ये कहते हैं कि अगर एक कंपनी को लोगों से उधार चाहिए होता है तो वो लोगों को बॉन्ड्स इशू करती है। बस सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन डिफरेंट है। बैंक लोन का मतलब बैंक के पास गए और बैंक को बोला भाई मुझे 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ या 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए चाहिए अपने बिजनेस के लिए। और पब्लिक से अगर पैसे लेने हैं तो मैं पब्लिक को बताता हूँ कि देखें हमारी कंपनी को पैसों की ज़रूरत है, उधार की ज़रूरत है, और जो जो हमें उधार देगा हम उसको XYZ परसेंटेज ऑफ रिटर्न देंगे जो कि एक फिक्स्ड रिटर्न होगा जिसको हम इंटरेस्ट कहते हैं। और उसके अगेंस्ट हम कंपनी के बॉन्ड्स देंगे, यानी कि एक डॉक्यूमेंट होगा जिसपे लिखा हुआ होगा कि भाई आपने कंपनी को इतने पैसे दिए हैं और इतने सालों बाद कंपनी आपको आपके पैसे और उस पर बनता हुआ इंटरेस्ट वापस कर देगी। इंटरेस्ट मस्ट बी पे टू द लेंडर, जो उधार देता है उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है। इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टेबल। अच्छा जी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि देखें ज़रा एक एग्जांपल लेते हैं। लेट से टैक्स रेट जो है ना वो है 30%। यानी कि एक कंपनी अगर 100 रुपये का मुनाफा या प्रॉफिट कमाती है ना, तो उस पर 30 रुपये वो टैक्स दे देती है और 70 रुपये बच जाता है जो कि इक्विटी होल्डर्स का होता है, यानी कि शेयर होल्डर्स का होता है, यानी कि उन लोगों का होता है जो कंपनी के ट्रू ओनर्स हैं। इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टेबल का मतलब ये है कि अगर मैं किसी से डेट लेता हूं तो टैक्स वाला ये कहता है कि उस पर अगर तुम्हें किसी को इंटरेस्ट पे करना है तो तुम्हारा टैक्स उस इंटरेस्ट को पे करने के बाद लगेगा। मिसाल के तौर पर लेट से मैं ये कहता हूं कि मैंने 110 रुपए का प्रॉफिट कमाया और मेरे बिजनेस ने कहीं से इंटरेस्ट डेट लिया हुआ था, उधार लिया हुआ था, और उस पर 10 रुपए का इंटरेस्ट मुझे पे करना है या 20 रुपए का इंटरेस्ट मुझे पे करना। तो इसका मतलब ये हो गया कि 110 में से 20 निकाल दिए, उसके बाद कितने बच गए? 90। अब जो आपका टैक्स लगेगा ना वो इस 90 रुपए पर लगेगा और 90 का 30% जो है वो बन जाता है आपका 27। और शेयर होल्डर्स को कितना पैसा बच जाएगा? शेयर होल्डर्स को 63 रुपीज बच जाएंगे। 70, हाँ 63 रुपीज बच जाएंगे। ठीक है। तो सर ये टैक्स डिडक्टेबल होने से कोई फायदा होता है, कोई नुकसान होता है? हमें अभी भी समझ नहीं आया बेटा। अभी आप इसको याद रख लें कि इंटरेस्ट जो होता है वो टैक्स डिडक्टेबल होता है, लेकिन जब आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट का आगे कोई पेपर पढ़ेंगे तो उसमें इसकी इम्प्लीकेशंस आएंगी। टैक्स डिडक्टेबल होने का मतलब क्या है? टैक्स डिडक्टेबल होने का मतलब ये है कि इंटरेस्ट का जो एक्सपेंस होता है वो पहले माइनस किया जाता है और फिर जो मुनाफा बच जाता है टैक्स वाला उस मुनाफे पर टैक्स लगाता है और फिर जो बकाया बच गया वो कंपनी के ओनर्स का। अच्छा जी, उसके बाद इक्विटी कैपिटल क्या है? रेजिंग फंड्स बाय सेलिंग ओनरशिप इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स टू इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स। यानी कि अगर कंपनी अपने शेयर्स इशू कर रही है, जिसकी बहुत सारी पहले भी डिस्कशन हुई, तो हम कहते हैं कि ये इक्विटी है। यानी कि कंपनी जो है वो क्या करती है कि कंपनी बोलती है कि भाई हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो और आप हमारी कंपनी के ओनर बन जाओ, और मुख्तलिफ लोगों को जो है वो इन्वेस्टमेंट करवाती है और वो कहलाते हैं शेयर होल्डर्स। किसी के पास कंपनी का एक शेयर हो सकता है, एज्यूम कर लो कंपनी का एक शेयर 10 रुपए का है तो इसने 10 रुपए कंपनी में लगाए। किसी के पास कंपनी के 5 शेयर हो सकते हैं, एज्यूम कर लो एक शेयर 10 रुपए का है तो इसने कंपनी में 50 रुपए लगाए। किसी शेयर होल्डर ने जो है वो कंपनी के 100 शेयर खरीदे हुए हो, ऐसा हो सकता है। एक शेयर अगर 10 रुपए का है तो इसने 1000 रुपए कंपनी में जमा करे हैं या लगाए हैं या इन्वेस्ट करे हैं। और अप्रोप्रिएटली इसी रेशो में, इसी हिसाब से इनको डिविडेंड का हिस्सा भी मिलेगा। जिसने ज़्यादा पैसे लगाए उसको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। नो रिक्वायरमेंट टू पे इंटरेस्ट पेमेंट, इनको इंटरेस्ट नहीं पे किया जाता। अगर कंपनी कमाती है तो डिविडेंड दिया जाता है, यानी कि इनको रिटर्न दिया जाता है, और अगर कंपनी नहीं कमाती तो कुछ नहीं दिया जाता। कानून ये नहीं कहता कि आपने शेयर होल्डर्स को एक फिक्स्ड XYZ अमाउंट का डिविडेंड देना ही देना है लाजमी, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है।
डिविडेंड इज पेड फ्रॉम प्रॉफिट्स, यानी कि कंपनी जो कमाती है उसमें से कुछ हिस्सा इनको बांट देती है। मिसाल के तौर पर लेट से कंपनी ने टोटल जो है वो 320 रुपये कमाया, ठीक है, ये कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, टैक्स माइनस करने के बाद वाला प्रॉफिट है। कंपनी ने ये सोचा कि इसमें से 160 जो है वो हम डिविडेंड की फॉर्म में बांट देते हैं, यानी कि हम अपने शेयर होल्डर्स को दे देते हैं। लेट से जिसके पास एक शेयर था उसको 10 रुपये दे दिए, जिसके पास 5 शेयर थे उसको 50 रुपये दे दिए, और जिसके पास 100 शेयर थे उसको 100 रुपये दे दिए, ठीक है। और या किसी भी एक पर्टिकुलर रेशो में मैंने एक एक शेयर पे लेट से मैं 10 रुपये का डिविडेंड दे रहा हूँ, ओ सॉरी, एक शेयर पे 1 रुपये का अगर डिविडेंड देता हूँ, मैं इसको ज़रा रिवाइज कर लेता हूँ। मैं ये करता हूँ कि एक शेयर पर, जिसके पास एक शेयर है ना, हर शेयर के लिए 1 रुपये का डिविडेंड दे रहा हूँ। तो मेरी कंपनी के ऊपर वाली एग्जाम्पल के हिसाब से 1, 5, 6, 6 और 100, 106 शेयर इशू हुए हैं। तो मैं 106 रुपये जो है वो डिविडेंड में बांट देता हूँ। पहले शेयर होल्डर को 1 रुपया मिलेगा, दूसरे को 5 रुपये मिलेंगे, और तीसरे को 100 रुपये मिलेंगे। अब पीछे कितना बच गया? पीछे हमारे पास अगर मैं 320 में से 106 माइनस कर देता हूँ तो बच जाता है 214 रुपये। ये 214 रुपये कहलाता है रिटेन अर्निंग्स। सर रिटेन अर्निंग्स क्या होता है? देखो, कभी भी कंपनी जो कमाती है वो सारा का सारा बांटने ही देती है। कंपनी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर 320 का कमा रही है तो उसमें से उसने कुछ डिविडेंड के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लोगों को दे दिया, वो 106 रुपये था। बाकी 214 रुपये उसने बिजनेस में ही रहने दिए ताकि बिजनेस ग्रो कर सके, ताकि बिजनेस में अगर कभी भी पैसों की नीड हो, ज़रूरत हो, तो यहाँ से इस्तेमाल करी जा सके। शेयर होल्डर्स है वो वोटिंग राइट्स, मुख्तलिफ तरह की कंपनीज में मीटिंग्स होती हैं। फॉर एग्जांपल एनुअल जनरल मीटिंग होती है जिसमें डायरेक्टर्स इलेक्ट होते हैं या ऑडिटर्स इलेक्ट होते हैं या मुख्तलिफ चीज़ें डिसाइड करी जाती हैं। तो शेयर होल्डर्स जो हैं वो वोटिंग राइट्स रखते हैं, यानी कि उनसे ये पूछा जाता है या उनसे वोटिंग जब करवाई जाती है तो उनका वोट काउंट होता है। अनदर वे ऑफ इक्विटी फाइनेंस इज थ्रू रिटेन अर्निंग्स। रिटेन अर्निंग्स भी इक्विटी फाइनेंस है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि ये जो 214 रुपये बच गए, ये भी शेयर होल्डर्स के ही हैं, यानी कि कंपनी के ट्रू ओनर्स के ही हैं, लेकिन बिजनेस में ही हैं। उनको उनके घर पर नहीं पहुंचा दिए गए, बिजनेस में रहने दिए, जिससे बिजनेस ग्रो होगा, और बिजनेस ग्रो होगा तो इवेंचुअली वो बिजनेस होता ही शेयर होल्डर्स का है। अच्छा, क्लासिफिकेशन इनटू शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। देखिए, दो तरह की फाइनेंसिंग हो सकती है, दो तरह का लोन हो सकता है। शॉर्ट टर्म का मतलब लेस देन, अमूमन लेस देन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर। और लॉन्ग टर्म का अमूमन मतलब होता है मोर देन 1 ईयर, ठीक है। अब लेट से आप किसी बैंक से उधार ले रहे हो, आप बैंक से लोन ले रहे हो, तो ये डेट फाइनेंस हो गया, और बैंक को आपने बोला भाई मैं उधार 6 महीने में वापस कर दूंगा। लेट से आप किसी बैंक से उधार ले रहे हो और उसको बोला मैं उधार 2 साल बाद वापस दूंगा, तो पहले केस में ये शॉर्ट टर्म हो गया और दूसरे केस में ये लॉन्ग टर्म हो गया। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग की कुछ एग्जांपल्स या कुछ चीज़ें, रेफर्स टू फाइनेंशियल नीड्स फॉर अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि आपको 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने के लिए अगर उधार चाहिए तो वो शॉर्ट टर्म होगा। ऑल्सो नोन एज वर्किंग कैपिटल, इसको हम वर्किंग कैपिटल भी कहते हैं। वर्किंग कैपिटल यानी कि रोजमर्रा का बिजनेस चलाने के लिए जो अमाउंट मुझे चाहिए था। वर्किंग कैपिटल की मजीद डेफिनेशन अकाउंटिंग में आपको पढ़ाई जाएगी, जो कि करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज वगैरह होगी, लेकिन उस चीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे। वर्किंग कैपिटल की टर्म का मतलब यह है कि आपका बिजनेस डेली बेसिस पर जो चलाने के लिए आपको पैसे चाहिए, यानी कि आपको इन्वेंट्री खरीदनी होगी, आपको कुछ छोटी मोटी चीज़ें खरीदनी होंगी। अगर रेस्टोरेंट है तो डेली बेसिस पर आपको छोटी मोटी जो चीज़ें खरीदनी होंगी, उसकी अगर कहीं से फंडिंग या फाइनेंसिंग हुई हुई है तो वो आपका वर्किंग कैपिटल कहलाएगा। शोन इज करंट लायबिलिटी ऑन बैलेंस शीट। करंट लायबिलिटी का क्या मतलब होता है? सर लायबिलिटी का मतलब होता है उधार। अभी यूं सिंपली समझो, क्योंकि आप लोगों में से बहुत लोगों ने शायद अकाउंटिंग डिटेल में ना पढ़ी हो। और करंट लायबिलिटी का मतलब होता है वो उधार जो आपने 1 साल के अंदर अंदर वापस दे देना है। एग्जाम्पल्स, ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट का मतलब ये है कि लेट से मेरा रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट के लिए मुझे जो है वो चिकन और मीट चाहिए, तो मैंने जो चिकन और मीट मुझे प्रोवाइड करता है बंदा, उसको बोला कि यार तुम आज चिकन और मीट दे दो 10-15 हज़ार का, 20 हज़ार का, और मैं तुम्हें पैसे 15 दिन बाद दूंगा। तो मैंने उससे 15 दिन का उधार लिया। ये कहलाता है ट्रेड क्रेडिट, यानी कि जिससे मैं अपना रॉ मटेरियल खरीदता हूँ या वो चीज़ें खरीदता हूँ जो मेरे बिजनेस में मैं इस्तेमाल करता हूँ और बहुत रेगुलरली खरीदता हूँगा, उससे जो मैंने उधार लिया। बैंक लोन, बैंक से भी हम ये कह सकते हैं कि भाई हमें जो है वो 30 दिन का उधार या 90 दिन का उधार या 120 दिन का उधार या 6 महीने का उधार चाहिए। कमिटेड लाइंस ऑफ क्रेडिट। लाइंस ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है LC। जब आप इसको भी एक उधार की टाइप समझ लें, इसकी डिटेल्स में ज़्यादा इस लेक्चर में नहीं जाते। ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज का मतलब होता है कि कोई एसेट आपने लिया है, कोई नॉन करंट एसेट लिया है, कोई गाड़ी ली है और किस्तों पे ली है। फैक्टरिंग या डिस्काउंटिंग रिसीवेबल्स।
अगेन फैक्टरिंग या डिस्काउंटिंग रिसीवेबल्स की टर्म जो है वो मैं क्लासेस में आप लोगों से डिस्कस करूंगा, जो हमारी ऑन कैंपस क्लासेस होंगी, क्योंकि फैक्टरिंग या डिस्काउंटिंग ऑफ रिसीवेबल्स भी एक बहुत ही डिटेल्ड चीज़ है। बहरहाल आपके पास शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग का मतलब ये है कि हर वो उधार जो आप एक छोटे अरसे के लिए यानी कि साल से कम के अरसे के लिए ले रहे हो। फिर आ जाता है हमारे पास शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग में ट्रेड क्रेडिट क्या होता है। अमाउंट ड्यू टू सप्लायर जनरली नो कॉस्ट, डिलेड पेमेंट्स मे लीड टू लॉस ऑफ डिस्काउंट्स एंड फ्रिक्शन फ्यूचर रिलेशन विद द सप्लायर। मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आपका रेस्टोरेंट है और आप चिकन और मीट एक बंदे से खरीदते हो और उसको आपने ये बोला भाई कि यार मैं तुम्हें 15 दिन बाद पैसे पे कर दूंगा। उसने एक बिल बनाया 10,000 रुपये का, बोला भाई 10,000 रुपये की चिकन आपके रेस्टोरेंट पे पहुंचाइए, और इसने लेट से ये 1 जनवरी को पहुंचाई थी। मैंने इसको बोला मैं तुम्हें 15 जनवरी को पैसे दे दूंगा, तो मैंने इसे 15 दिन का उधार ले लिया और 15 दिन बाद मैं इसको 10,000 रुपये पे कर दूंगा। तो ये वो अमाउंट है जो सप्लायर्स को ड्यू होता है, यानी कि जिनसे मैं रोजमर्रा की चीजें खरीदता हूँ, जनरली नो कॉस्ट। इसका ये मतलब है कि आमतौर पर सप्लायर जो होता है वो 10,000 रुपये के बजाय 15 दिन बाद 10,000 रुपये ही लेता है। यानी कि वो ये नहीं कहता कि मैं तुम्हें 15 दिन का उधार दे रहा हूँ तो 10,000 अभी बनते हैं, अगर तुम मुझे 15 दिन बाद दोगे तो मैं तुमसे 10,500 लूंगा। जनरली ऐसा नहीं होता। डिलेड पेमेंट्स में लीड टू लॉस ऑफ डिस्काउंट्स। मिसाल के तौर पर सप्लायर ने ये बोला कि यार तुम अगर 10 दिन के अंदर पैसे दे दोगे ना तो मैं तुमसे 10,000 के बजाय 9,800 रुपये लूंगा। अब अगर मैं इसको डिले करता हूँ, 10 दिन के बाद पैसे देता हूँ, यानी कि 10 जनवरी से पहले नहीं दे पाता, तो ये जो 200 रुपये का मुझे डिस्काउंट मिल रहा था ये खो जाएगा। फ्रिक्शन फ्यूचर रिलेशंस विद द सप्लायर। और अगर मैं अपनी कमिटमेंट के पीरियड से भी बाहर निकल गया, यानी कि मैंने इसको बोला था 1 जनवरी को चीज़ें दे दो, मैं 15 जनवरी को तुम्हें पैसे दे दूंगा और मैं इसको पैसे दे रहा हूँ 30 जनवरी वाले दिन, तो जाहिर है ये नाराज होगा और फिर सोचेगा कि फ्यूचर में हमारे साथ इसने काम करना भी है या नहीं। अच्छा जी, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग बैंक लोन। शॉर्ट टर्म बैंक लोन अनलाइक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इट इज फॉर अ स्पेसिफिक टाइम एंड देयर इज अ रीपेमेंट शेड्यूल। अच्छा देखिए, एक चीज होती है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का मतलब ये है कि आपका बैंक में अकाउंट है और बैंक में अकाउंट है और आपके पास 500 रुपये पड़े हुए हैं, ठीक है। आपने किसी को चेक दे दिया कि जाओ यार मेरे अकाउंट से तुम 1,000 रुपये ले आओ, तो बैंक जो है वो आपके पास आपके 500 रुपये बैंक में पड़े हुए होते हैं, फिर भी उस बंदे को 1,000 रुपये दे देता है अगर आपने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के लिए ऑप्ट किया हुआ है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का मतलब ये है कि आपका बैंक का बैलेंस जो है वो नेगेटिव हो सकता है। यानी कि आपके पास थे 500 रुपये, आपने किसी को 1,000 रुपये का चेक दिया, उसने आपके बैंक से 1,000 रुपये निकाल भी लिए, तो अब आपका बैलेंस जो है वो -500 पर चला गया। इस फैसिलिटी को ऑप्ट करने के इस फैसिलिटी को ऑप्ट करने की कुछ टर्म्स होती हैं, जाहिर है, और वो टर्म्स आपको फॉलो करनी पड़ती हैं। अच्छा, शॉर्ट टर्म बैंक लोन अलग है। शॉर्ट टर्म बैंक लोन ये वाली फैसिलिटी नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपका जो एक अकाउंट चल रहा था बैंक के पास उसमें नेगेटिव बैलेंस हो गया, बल्कि आप अलहदा से बैंक जा रहे हो और बैंक को बोल रहे हो मुझे 6 महीने के लिए या 8-7 महीने के लिए 11 महीने के लिए मुझे जो है वो 10 लाख रुपए की ज़रूरत है और मैं ये लोन के तौर पे ले रहा हूँ जिस पे आपको इंटरेस्ट पे करूँगा। तो ये किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है और इसका कोई रीपेमेंट शेड्यूल होता है, यानी कि बताया जाता है कि भाई इस दिन तुम पैसे वापस करोगे और जब वैसे वापस करोगे तो साथ में इतना इंटरेस्ट चार्ज होगा एंड सो ऑन। इंटरेस्ट कॉस्ट नीड्स टू बी पेड इन प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग लोन कंज्यूम्स टाइम। जाहिर है जब आप लोन लेने जाते हो तो बैंक बहुत सारी वेरिफिकेशन करता है, और क्योंकि बैंक को ये डर होता है कि तुम उसके पैसे ना खा जाओ और पैसे ना रीपे कर पाओ, ये सारी चीज़ें कंसिडर करने की वजह से बैंक जो है वो आपसे जब लोन दे रहा होता है तो कुछ प्रोसेस कंडक्ट होता है जिसमें टाइम लग सकता है। कंपनी डज नॉट गिव अप विद राइट्स फॉर कंट्रोल एंड ओनरशिप। कंपनी जो है उसको उधार जब दिया जाता है तो ऐसा नहीं है कि उस उधार से जो चीज़ खरीदी गई उसकी राइट या ओनरशिप कंपनी की डिस्टर्ब हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा जी, उसके बाद फिर कमिटेड लाइंस ऑफ क्रेडिट। इट इज़ अ लीगल एग्रीमेंट बिटवीन द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड अ बोरोअर सेटिंग आउट द कंडीशंस ऑफ अ क्रेडिट लाइन। द एग्रीमेंट रिक्वायर्स द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू lend money provided the borrower does not break the conditions. It is especially useful when an organization expects that it will need funding in the future but does not know exactly when it will need funds or how much it will need. अच्छा जी, सबसे इंटरेस्ट इज ओनली पेड ऑन अमाउंट बोरोड, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज जनरली हायर देन बैंक लोन। अच्छा जी, कमिटेड लाइंस ऑफ क्रेडिट का मतलब यह है कि आप बैंक के साथ एक एग्रीमेंट करते हो जिसमें एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी कि बैंक और बोरोअर यानी कि लोन लेने वाला, दो पार्टीज होती हैं,
और उसमें आपकी सारी टर्म्स लिखी जाती हैं, एक एग्रीमेंट बनता है किसके दरमियान, बैंक के दरमियान। बैंक कौन है, लेंडर जो पैसे देगा, और बोरोअर यानी कि कंपनी जो पैसे लेगी उसके दरमियान। द एग्रीमेंट रिक्वायर्स द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू लेंड मनी प्रोवाइडेड द बोरोअर डज नॉट ब्रेक द कंडीशंस। और उस एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ होता है कि जो बैंक है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो कंपनी को पैसे देगा अगर कंपनी दी गई या लिखी गई कंडीशंस को ब्रेक नहीं करता। It is especially useful when an organization expects that it will need funding in the future but does not know exactly what it will need funds or how much it will need। यानी कि लेट से एक बैंक है और एक कंपनी है और उन्होंने अपने बीच में ये एग्रीमेंट कर लिया कि भाई बैंक जो है ना वो कंपनी को लेट से 5 लाख रुपए देगा अगर कंपनी कभी भी 5 लाख रुपए मांगेगी तो। दिए नहीं है, देखो दोनों में फर्क है। बैंक लोन में क्या था, दे दिए। इसमें क्या है, इसमें लिखा हुआ होगा एग्रीमेंट में कि बैंक जो है वो कंपनी को 5 लाख रुपए देगा अगर कंपनी को जरूरत होगी उस वक्त। ठीक है। अब लेट से कुछ वक्त बाद कंपनी ने ये जो है वो कमिटेड लाइंस ऑफ क्रेडिट साइन करी हुई है, एग्रीमेंट साइन करा हुआ है। कुछ वक्त बाद कंपनी को जो है वो 2 लाख रुपए की जरूरत पड़ी और वो जरूरत जो है वो 3 महीने के लिए पड़ी। तो कंपनी सिर्फ और सिर्फ क्या करेगी, बैंक को कॉल करेगी, बैंक को बोलेगी कि देखो हमने एक एग्रीमेंट साइन किया था जिसमें ये लिखा हुआ था कि अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो तुम मुझे 5 लाख रुपए तक का लोन दोगे, तो मुझे 2 लाख रुपए चाहिए 3 महीने के लिए, तुम मुझे दे दो। तो सर इस पे बैंक लोन में और इसमें फर्क क्या है। देखो होता ये है कि इसमें जो है ना बैंक लोन में आपने पूरा प्रोसीजर फॉलो करना था, आपको लोन चाहिए ही चाहिए, आपको जरूरत है ही है, तो आप बैंक जाते हो, बोलते हो मुझे इतना लोन चाहिए और क्या टर्म्स होंगी और मुझे लोन दे दो। लेकिन हमने ये पढ़ा था कि जब हम बैंक लोन लेने जाते हैं तो इतना आसान नहीं होता कि मैं गया बैंक और बैंक को बोला भाई मुझे 5 लाख दे दो तो बैंक ने दे दिया, बल्कि मेरी वेरिफिकेशन करता है बैंक ये देखता है कि भाई ये बंदा वापस से पैसे पे कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा, और बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स एनालाइज करता है जिसमें बहुत सारा टाइम कंज्यूम होता है। तो वो सारा टाइम बचाने के लिए मैं जो है वो लाइंस ऑफ क्रेडिट की तरफ चला जाता हूँ, जिसमें पहले ही एग्रीमेंट कर चुका होता हूँ, पहले ही बैंक मुझे मेरी वेरिफिकेशन कर चुका होता है और पहले ही बैंक मुझे बोल चुका होता है कि हाँ भाई हमने सारी चीज़ें देख ली हैं, सब सही है, अब अगर तुम्हें 5 लाख रुपए चाहिए होंगे तो हम दे देंगे जब तुम्हें चाहिए होंगी तब। और कंपनी तब 5 लाख रुपए लेती है इसलिए नहीं है क्योंकि अगर कंपनी ने ले लिया और बाद में ज़रूरत नहीं पड़ी तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो कंपनी सिर्फ और सिर्फ तब पैसे लेती है जब कंपनी को ज़रूरत पड़ती है और उतने वक्त के लिए लेती है जितने वक्त के लिए ज़रूरत पड़ती है, तो इंटरेस्ट भी उतने ही वक्त के लिए देना पड़ता है जितना अमाउंट आपने बोरो किया होता है। हाँ, इस फैसिलिटी के या इस डॉक्यूमेंटेशन के या इस एग्रीमेंट के अलग चार्जेस होंगे क्योंकि बैंक एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी दे रहा है, और वो ये फैसिलिटी दे रहा है कि जब तुम चाहोगे तब हम तुम्हें लोन दे देंगे। इसका जो इंटरेस्ट का रेट होता है ये जनरली हायर होता है बैंक लोन से, इसलिए क्योंकि बैंक को हमेशा अपने पास फंड्स तैयार रखने होते हैं। कभी भी तुम आ सकते हो और बोल सकते हो कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, मुझे 2 लाख रुपए चाहिए, मुझे 3 लाख रुपए चाहिए, 5 लाख तक का अगर एग्रीमेंट साइन हुआ है तो कुछ भी अमाउंट आकर तुम डिमांड कर सकते हो कि बैंक मुझे इतना अमाउंट जल्दी से दे दो। अच्छा जी, उसके बाद फिर हमारे पास शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग ऑपरेटिंग लीज है। एग्रीमेंट वेयर बाय वन पार्टी दैट इज द ओनर ऑफ द एसेट ग्रांट्स अदर पार्टी द राइट टू यूज द एसेट इन रिटर्न फॉर अ पीरियोडिक पेमेंट। यानी कि आपने कोई चीज़ किस्तों पे ले ली या किराए पे ले ली, फिल वक्त ये समझ लो। फिर फैक्टरिंग या डिस्काउंटिंग ऑफ रिसीवेबल, द फर्म सेल्स इट्स अकाउंट्स रिसीवेबल आउटराइट टू अ फैक्टर which is a financial institution, often a commercial bank or commercial finance company that buys accounts receivable at a discount। ये फाइनेंसिंग की या पैसा ऑब्टेन करने की एक बड़ी निराली सी चीज़ है। देखिए इसके लिए हमें थोड़ी सी अकाउंटिंग समझनी होगी। हम अकाउंटिंग में एक कॉन्सेप्ट होता है हमारा क्रेडिट सेल्स का, आप लोगों में से मेजॉरिटी को मालूम होगा। क्रेडिट सेल्स का मतलब ये होता है कि उधार पर मैं किसी को चीज़ें बेच रहा हूँ। मिसाल के तौर पर मेरा चेयर्स बेचने का काम है और मैंने पहली जनवरी वाले दिन 5 लाख रुपए की चेयर्स जो है वो मिस्टर ए को उधार पर बेच दी, और मिस्टर ए से बात ये हुई कि ये मुझे जो है वो लेट से 30 मार्च वाले दिन पैसे वापस पे करेगा। तो फिर जब 30 मार्च आएगा मेरे पास पैसे कब आएंगे, मेरे पास पैसे आएंगे 30 मार्च वाले दिन 5 लाख रुपए आएंगे। देखिए चीज़ें मैं कब बेच रहा हूँ, पहली जनवरी वाले दिन चीज़ें मिस्टर ए के हवाले कर दी, चीज़ें दे दी, चीज़ें उसके पास चली गई, चीज़ें उसकी हो गई, लेकिन पैसा मुझे आ रहा है 3 महीने बाद, यानी कि 5 लाख रुपए मुझे कैश जो मिल रहा है मिस्टर ए मुझे 3 महीने बाद दे रहा है क्योंकि उसने 3 महीने का मुझसे उधार मांगा था। इस दौरान ये बंदा मेरे लिए जो है वो रिसीवेबल कहलाता है, कंपनी का ये रिसीवेबल कहलाता है। रिसीवेबल का मतलब वो बंदा जिसको मैंने उधार पर चीज़ें बेची थी।
अब हुआ क्या कि लेट से 28 फरवरी को अचानक मुझे 5 लाख रुपयों की ज़रूरत पड़ी। अब मेरे पास तो 5 लाख रुपए नहीं है। एज्यूम कर लो कि बिल्कुल भी गल्ला खाली था, कोई पैसे कंपनी के पास थे ही नहीं। हाँ, कंपनी को ये पता है कि यार ये आज 28 फरवरी है और 28 फरवरी को हमें 5 लाख रुपए की ज़रूरत है। बहरहाल हमारे पास मिस्टर एक बंदा है जिसने हमें बोला हुआ है, जिसने हमसे चीज़ें खरीदी थी और जिसने हमें 30 मार्च को 5 लाख रुपए देने हैं। तो अब या तो एक महीना रुक जाऊं, लेकिन अगर कोई अर्जेंट काम होगा तो जाहिर सी बात है मुझे पैसे चाहिए होंगे। अभी 28 फरवरी है और पैसे आने हैं, 5 लाख रुपए ही आने हैं, लेकिन 30 मार्च को आने हैं, एक महीने बाद। तो मैं किसी बैंक जाता हूँ और बैंक को ये बोलता हूँ कि देखो भाई, ऐसे ऐसी चीज़ है कि एक बंदे को मैंने चीज़ें बेची थी 5 लाख रुपए की और उसने मुझे वादा किया था कि वो 3 महीने बाद यानी कि 30 मार्च को 5 लाख रुपए मुझे दे देगा। बहरहाल आज है 28 फरवरी और आज मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है और 5 लाख रुपए ही चाहिए। लेकिन या तो मैं इंतजार करूं एक महीना, और वो बंदा तो मान नहीं रहा, वो बंदा बोल रहा है कि भाई वो तो 30 मार्च को ही पैसे देगा और कहीं और से पैसे आने की मुझे उम्मीद नहीं है। तो हम बैंक के पास जाते हैं, बैंक को हम ये अपने रिसीवेबल्स बेच देते हैं, यानी कि बैंक को हम ये बोलते हैं कि एक काम करो, हम 20-25 हज़ार तो कहीं और से अरेंज कर लेंगे, आप हमें एक काम करो, 4,80,000 रुपये दे दो 28 फरवरी को। और अब ये रिसीवेबल 5 लाख का आपका हुआ, 5 लाख का रिसीवेबल 30 मार्च वाला आपका हुआ। इसका मतलब ये हो गया कि जब 30 मार्च वाला दिन आएगा तो 5 लाख रुपए जिस बंदे ने हमें देने थे वो बंदा आपको ये 5 लाख रुपए दे देगा। बदले में 28 फरवरी वाले दिन आप हमें 4,80,000 दे दो। आप तो बैंक हो, आपके पास बहुत सारे पैसे होते हैं, हमारे पैसे तो 30 मार्च को आएंगे ना। तो मैं बैंक ने कहा ठीक है, हम आपसे 5 लाख वाली चीज 28 फरवरी को 4,80,000 रुपये में खरीद लेते हैं और फिर हम आपको ये 4,80,000 28 फरवरी को दे देते हैं। 20,000 रुपये कम पड़ेंगे, वो आप कहीं से अरेंज कर लेना और 5 लाख में अपना काम पूरा कर लेना 28 फरवरी को। लेकिन फिर 30 मार्च वाले दिन जब 5 लाख रुपए आएंगे तो उस पूरे पैसों पर हक हमारा होगा। ऐसा नहीं होगा कि उसमें से 4,80 आप हमें दे दो और बाकी 20 जो है वो क्या कहते हैं, हम 4,80 हमें दे दो और 20 आप खुद रख लो। ऐसा नहीं होगा, बल्कि 5 लाख पूरे हमें मिलेंगे। इस केस में बैंक को फायदा ये होता है कि बैंक एक तरह से एक महीने का आपको उधार दे रहा है 4,80,000 का, और वापसी में वो आपसे 5 लाख रुपए ले रहा है। अच्छा जी, उसके बाद फिर एडवांटेजेस ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, लेस इंटरेस्ट अमाउंट। अगर आप शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के लिए जाते हो तो इंटरेस्ट की अमाउंट कम पे करना होती है, क्योंकि 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 10 महीने का ही लोन होता है, 2, 3, 4, 5, 10 साल का नहीं होता। लेस डॉक्यूमेंटेशन, इतना ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन जो है वो नहीं चाहिए होती है, क्योंकि अमाउंट भी अगर कम होता है तो डॉक्यूमेंटेशन भी बैंक कम करता है, गारंटीज भी कम मांगता है और सिक्योरिटी भी कम रखता है। डिसएडवांटेजेस क्या है? स्मॉलर साइज ऑफ फैसिलिटी, जनरली कम पैसे मिलते हैं इसमें। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के का जो रेट होता है यानी कि जो परसेंटेज होती है ना वो ज़्यादा होती है। मिसाल के तौर पर अगर बैंक को बोलोगे कि मुझे 10 साल के लिए जो है वो 5 लाख रुपए का लोन चाहिए, और अगर बैंक बोलता है कि 15% का इंटरेस्ट होगा, तो तुम अगर बैंक को बोलोगे मुझे 10 साल नहीं, मुझे 10 महीने के लिए ये लोन चाहिए, तो बैंक बोलेगा तो हम जो है वो 18% का सालाना इंटरेस्ट रेट लगाएंगे। डेट ट्रैप, ऐसा हो सकता है कि आप इस जहाज में फंस जाओ कि एक से उधार लिया, दूसरे को दिया, दूसरे से उधार लिया, तीसरे को दिया। अच्छा जी, उसके बाद फिर आ जाते हैं हम लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग पर। रेफर्स टू फाइनेंशियल नीड्स फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। अब लेट से मुझे एक गाड़ी लेनी है, मुझे एक घर लेना है, मुझे एक बंगला लेना है, मुझे एक दुकान लेनी है जिसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, और मैं बैंक को एक साल के अंदर पैसे लौटा नहीं पाऊंगा, तो मैं लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के लिए जाऊंगा, यानी कि बैंक से मैं 3 या 5 या 10 साल के लिए लोन लूंगा। यूज टू फाइनेंस द कैपिटल प्रोजेक्ट्स एंड कैरी आउट ऑपरेशन ऑन एन एक्सपेंशनरी बेसिस। ये क्यों लिया जाता है? ताकि मैं कैपिटल प्रोजेक्ट्स कर सकूं, ताकि मैं नई फैक्ट्री खरीद सकूं। अब नई फैक्ट्री खरीदूंगा तो बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होगा, और इसीलिए मैं लंबे टाइम पीरियड के लिए लेता हूँ। या मैं किसी तरह की एक्सपेंशन की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि जब मैं लॉन्ग टाइम के लिए लोन लूंगा तो वो अमाउंट भी लोन का ज़्यादा होगा और मैं लंबे अरसे के लिए ले रहा हूँगा। और लंबे अरसे के लिए जब मैं पैसे लूंगा तो जाहिर सी बात है वो पैसे भी ज़्यादा होंगे और कोई बड़ी चीज़ खरीद रहा हूँ। टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस ऑप्शंस इंक्लूड डेट फाइनेंसिंग एंड इक्विटी फाइनेंसिंग। अब इसके लिए डेट और इक्विटी फाइनेंसिंग किस तरह से यूज़ हो सकती है? अच्छा जी, सबसे पहले डेट फाइनेंसिंग किस तरह की हो सकती है? टर्म लोन, यानी कि बैंक के पास गया, बैंक को बोला कि भाई मुझे लोन चाहिए 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का। दूसरी चीज़ है बॉन्ड्स, जो मैंने कहा था ना कि लोगों से हम पैसे ले सकते हैं। तो इस पे लिखा हुआ है इन्वॉल्व टू पार्टीज बोरोअर, यानी कि लेट से कंपनी बोरोअर है जिसने पैसे लेने हैं, जिसको पैसे चाहिए, और लेंडर यानी कि वो जो बंदा बॉन्ड लेगा, यानी कि जो उधार दे रहा है। बोरोअर कैन बी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट भी कभी कभी उधार लेती है लोगों से, लोकल बॉडी और कॉरपोरेशन, यानी कि कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई लोकल बॉडी भी हो सकती है गवर्नमेंट की।
ठीक है, ये लोग भी हमसे उधार लेते हैं। इंटरेस्ट पेड एट कूपन रेट यूजुअली इशूड अगेंस्ट अ कोलेटरल एंड आर देयरफॉर हाईली सिक्योर। देखिए होता ये है कि लेट से किसी कंपनी को जो है, किसी कंपनी को उधार चाहिए, किसी कंपनी को 100 रुपये चाहिए, तो वो 100 रुपये का बॉन्ड इशू कर देती है लेट से मिस्टर ए को। मिस्टर ए को एक डॉक्यूमेंट दे देती है और उस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ होता है कि तुमने हमें 100 रुपये दिए हैं, हम तुम्हें कुछ टाइम बाद 100 रुपये तुम्हारे वापस कर देंगे और तुम्हें हम 10% का इंटरेस्ट भी देंगे। और लेट से ये 1 साल के लिए पैसे लिए हैं, तो 1 साल बाद क्या होगा, 1 साल बाद इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से मिस्टर ए को 110 रुपये मिल जाएंगे। तो बॉन्ड बड़ा सिंपल है, बैंक नहीं बल्कि किसी इंडिविजुअल से लोन लेना इज अ बॉन्ड इन सिंपल टर्म्स फॉर द टाइम बीइंग। फाइनेंस लीज लीजिंग कंपनी बाइज द एसेट फॉर द यूज एंड रेंट्स इट टू देम फॉर एन एग्रीड पीरियड। फाइनेंस लीज का मतलब अगेन यही है कि आपने कोई एक सिग्निफिकेंट बड़ी चीज़ किस्तों पर हासिल करी, और लेट से मैंने घर खरीदा और घर खरीदने के पैसे मेरे पास नहीं थे, तो मैंने जो है वो फाइनेंस लीज करवा ली। लीज करवाने का मतलब मैंने किस्तें करवा ली उसकी, और अब मैं किस्तों में पैसे पे कर रहा हूँ। अब अगर घर 40 लाख का होगा तो जब मैं किस्तों में पे करूंगा तो शायद मुझे 50 या 60 लाख रुपए पे करना पड़ेंगे, ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा। अच्छा जी, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग एडवांटेजेस और लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग मैचेस ड्यूरेशन ऑफ एसेट बेस विद ड्यूरेशन ऑफ लायबिलिटी। यानी कि जब मैं लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग लेता हूँ तो मुझे जो एसेट होता है, यानी कि जो चीज़ मैं खरीद रहा हूँ, मिसाल के तौर पे कोई मशीन खरीद रहा हूँ और उस मशीन की ज़िंदगी 20 साल है, तो मुझे 20 लाख का भी उधार मिल जाता है। लॉन्ग टर्म रिलेशन विद द सेम इन्वेस्टर, और जो इन्वेस्टर होता है उसके साथ मेरा एक लॉन्ग टर्म एक ही सिंगल बंदे के साथ लिंक रहता है जिससे मैंने उधार लिया हुआ होता है। रिलेटिवली लोअर इंटरेस्ट कॉस्ट, इसकी कंपैरेटिवली कॉस्ट कम होती है। अगर मैं लंबे अरसे के लिए उधार लूँ तो उसकी कंपैरेटिवली कॉस्ट कम होती है। डिसएडवांटेज क्या है, कैविएट, यानी कि बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर मैंने कोई मशीन ली तो साथ में ये कंडीशन हो सकती है कि कंपनी के कभी भी दूसरे लोन जो है वो XYZ अमाउंट से कम नहीं हो सकते, कंपनी के किसी भी साल का प्रॉफिट जो है वो XYZ वैल्यू से कम नहीं होगा, वरना हम तुम्हें बोलेंगे मशीन बेचकर हमारे पैसे वापस करो। कोई और कंडीशन लगाई जा सकती है। एडिशनल मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, बैंक जो है वो मॉनिटरिंग करता है, कंट्रोल रखता है। कभी भी बैंक को ऐसा लगता है कि कंपनी के हालात ख़राब हो रहे हैं और कंपनी पैसा वापस नहीं कर पाएगी, तो अगर कोई कंडीशन ब्रीच हुई है जब एग्रीमेंट हुआ था उसकी, तो कंपनी वो एसेट वापस ले लेगी। एडिशनल लीगल डॉक्यूमेंटेशन एंड कोलेटरल, कोई सिक्योरिटी के तौर पर तुम कोई चीज़ देते हो कि अगर मैं मशीन बेचकर पैसे, अगर मैं पैसे वापस नहीं कर पाया तो आप मेरा घर बेच दोगे, अगर मैं पैसे वापस नहीं कर पाया तो आप मेरी जो फैक्ट्री है वो बेच दोगे, XYZ। अच्छा जी, उसके बाद इक्विटी फाइनेंसिंग, रिटेन अर्निंग्स, नो इशू कॉस्ट, नो शेयर होल्डर्स अप्रूवल रिक्वायर्ड एज इट इज रेडीली अवेलेबल फाइनेंस एंड नो डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल और ओनरशिप। रिटेन अर्निंग्स क्या था, जो मैंने मुनाफा या प्रॉफिट कमाया उसमें से जो अमाउंट बच गया उसको हम रिटेन अर्निंग्स कहते थे। मैंने आपको अभी एग्जांपल दी थी कि कंपनी ने 320 रुपये कमाए, उसमें से 106 रुपये लोगों को दे दिए, लेकिन फिर भी पीछे जो है वो 214 रुपये बच गए थे, वो कंपनी ने अपने पास रख लिए। अब ये जो रिटेन अर्निंग्स है इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, यानी कि मुझे किसी को इस पे इंटरेस्ट नहीं देना, बल्कि जितने पैसे हैं वो मैं कहीं पर भी फ्रीली यूज़ कर सकता हूँ। दूसरा तरीका, इशूइंग शेयर्स फॉर कैश, इनिशियल पब्लिक ऑफर, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स एंड राइट्स इशू, इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। यानी कि मैं लोगों को नए शेयर्स इशू करूं, मार्केट में जाकर स्टॉक एक्सचेंज पर अगर मैं लिस्टेड हूं तो न्यू शेयर्स इशू करूं जिसके अगेंस्ट मुझे कैश आए, ठीक है ना। यानी कि मैं नए इन्वेस्टर्स ढूंढूं, नए लोग ढूंढूं जो कंपनी के शेयर्स खरीदें, और जब वो शेयर्स खरीदेंगे तो मुझे पैसा मिलेगा। इसमें एक चीज़ हो सकती है इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी कि कंपनी जब पहली बार लिस्ट हो रही होती है तो वो इनिशियल पब्लिक ऑफर करती है, विच मीन्स के वो लोगों को, जिस तरह से पिछले की वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, लोगों को कंपनी के बारे में बताती है और कंपनी को लोगों को बोलती है कि भाई हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो, हमारी कंपनी के शेयर होल्डर बनो, हमें पैसे दो, हम आपको शेयर्स देंगे जिससे कंपनी चलेगी। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स का मतलब होता है लिमिटेड लोगों के बीच में शेयर्स को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना या बेचना। इनिशियल पब्लिक ऑफर में मैं पब्लिकली सबको इनवाइट करता हूं कि भाई कंपनी के शेयर्स खरीदो। प्राइवेट प्लेसमेंट में कुछ लोगों को ही अप्रोच करता हूं जिनको मैं बोलता हूं कि कंपनी के शेयर्स परचेज करो और कंपनी के शेयर होल्डर बनो। राइट्स इशू, राइट्स इशू में जो मेरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं, मिसाल के तौर पे लेट से ए एक मेरा शेयर होल्डर है जिसके पास कंपनी के 3 शेयर्स हैं, बी एक शेयर होल्डर है जिसके पास कंपनी के 3 शेयर्स हैं, और सी भी एक शेयर होल्डर है जिसके पास कंपनी के 3 शेयर्स हैं। तो मैं इनको बोलता हूं कि आप लोग जो है वो मजीद कंपनी का लेट से एक शेयर और परचेज कर लो और हर कोई 4 4 शेयर्स रख लो। जब आप लोग एक शेयर कंपनी का और परचेज करोगे और लेट से एक शेयर जो है वो 50 रुपए का है, तो कंपनी के पास 150 रुपये एडिशनल आ जाएंगे। और पहले आपके पास 3 शेयर्स थे 50 वाले, अब आपके पास 4 शेयर्स होंगे जिसकी टोटल वैल्यू 200 होगी, और कंपनी को जो 150 रुपये एक्स्ट्रा चाहिए थे उसकी जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी।
तो राइट्स इशू का मतलब ये है कि एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर्स हैं उन्हीं को नए शेयर्स देना। प्रेफर्ड स्टॉक, हाई प्रायोरिटी क्लेम टू द एसेट्स ऑफ अ कॉर्पोरेशन, नो वोटिंग राइट एंड डिविडेंड पेड आउट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन। अच्छा, प्रेफर्ड स्टॉक या प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिनको नॉर्मल जो हमारे पास ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं उससे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है और उनको डिविडेंड दिया जाता है, और लेकिन उनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता है। इसका मतलब हमारे पास दो तरह के शेयर्स होते हैं, दो तरह के शेयर्स होते हैं जिनको मैं ब्रॉडली अगर क्लासिफाई करूं, एक कहलाते हैं ऑर्डिनरी शेयर्स, एक कहलाते हैं ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स या ऑर्डिनरी शेयर्स, और एक कहलाते हैं प्रेफर्ड शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अच्छा, देखें ये ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स जो होते हैं ये कंपनी के ट्रू ओनर्स कहलाते हैं, एंड इवेंचुअल ओनर्स जो है ना वो ये लोग हैं। प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं कि वो शेयर्स से मिलते जुलते एक शेयर्स होते हैं, यानी कि जिस तरह से ऑर्डिनरी शेयर्स है उसी की तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लेकिन इनके पास सबसे पहली बात है कि कोई वोटिंग राइट जनरली नहीं होता। यानी कि कंपनी की जब एनुअल जनरल मीटिंग होती है तो इनमें इनसे कोई मशवरा नहीं लिया जाता, इनसे कोई बात नहीं पूछी जाती, इनसे कोई वोटिंग नहीं करवाई जाती, किसी डिसीजन पर या फैसले पर इनका कोई इनपुट नहीं होता। हाँ, बहरहाल इनको भी प्रॉफिट में से डिविडेंड दिया जाता है जिस तरह से ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। इन केस अगर कंपनी डूब गई, इन केस अगर कंपनी डूब गई, इन केस अगर कंपनी जो है वो बैंकक्रप्ट हो गई और बंद हो रही है, तो जो बचे हुए एसेट्स होंगे ना, पहले ऑर्डिनरी शेयर होल्डर से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका पैसा लौटाया जाएगा, फिर जो पैसा बच जाएगा उसमें से ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को पैसा दिया जाएगा। अच्छा, पैकिंग ऑर्डर थ्योरी एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की थ्योरी है, लेकिन ये है कि शायद आप लोगों की डिटेल्स से जो है, यानी कि आप लोगों के लेवल ऑफ डिफिकल्टी से ज़्यादा हो। ये जनरली फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ाई जाती है। पैकिंग ऑर्डर थ्योरी ये कहती है कि सबसे पहले नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, रिटेन अर्निंग्स सिग्नल्स दैट कंपनी इज परफॉर्मिंग स्ट्रॉन्ग। सबसे पहले ये कहती है थ्योरी कि अगर कंपनी को नई इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो रिटेन अर्निंग्स का इस्तेमाल करे। रिटेन अर्निंग्स यानी कि कंपनी का जो प्रॉफिट में से हिस्सा बच गया है डिविडेंड पे कर। फिर लिखा हुआ है डेट सिग्नल दैट मैनेजमेंट इज कॉन्फिडेंट दैट द कंपनी कैन मीट इट्स ऑब्लिगेशन। उसके बाद अगर पैसे चाहिए तो वो कंपनी जो है वो लोगों से उधार ले, यानी कि बैंक वगैरह से उधार ले और फिर अपना बिजनेस चलाए। थर्ड है इशू ऑफ न्यू इक्विटी सिग्नल्स दैट द कंपनी इज ओवर वैल्यूड एंड इट सीक्स मनी प्रायर टू इट्स शेयर प्राइस फॉलिंग। वो पैकिंग ऑर्डर थ्योरी ये कहती है कि नए शेयर्स इशू करना जो है ना वो बिल्कुल ही एंड का काम होना चाहिए, क्योंकि जनरली कंपनीज नए शेयर तब इशू करती है जब कंपनी के शेयर की प्राइसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, ताकि हर एक शेयर जो कंपनी इशू करे उस पर कंपनी को ज़्यादा पैसे मिले। तो ये थ्योरी फॉर्म करने वाले ने ये बोला कि भाई ये इस चीज़ को इंडिकेट कर सकता है, सिग्नल दे सकता है लोगों को कि कंपनी के जो करंट शेयर्स की वैल्यू है ना वो ओवर प्राइस्ड है, ओवर वैल्यूड है, यानी कि जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा है, तभी कंपनी जो है वो शेयर्स नए इशू करने जा रही है, अदरवाइज नहीं जाती। तो बहरहाल ये एक थ्योरी है और इसमें इसके जो स्टेप्स हैं वो आपने याद रखते हैं। 1 पे रिटेन अर्निंग्स, 2 पे डेट और 3 पर इशू ऑफ न्यू शेयर्स। अल्टीमेट डिसीजन शुड ऑलवेज बी बेस्ड ऑन ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर एंड वैल्यू मैक्सिमाइजेशन फॉर शेयर होल्डर्स। अच्छा देखिए, कभी कभार ऐसा होता है कि डेट लेना कंपनी के लिए बेहतर होता है, कभी कभार नई इक्विटी इशू करना बेहतर होता है, लेकिन अल्टीमेट फैसला जो है वो कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में, कैपिटल स्ट्रक्चर यानी कि कंपनी में कितने इक्विटी होगी और कितने डेट होगा, ये आप फाइनेंशियल मैनेजर लेता है और कोशिश ये करता है कि उससे शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज हो। बहुत ज़्यादा डेट लेना भी सही नहीं है और ना डेट लेना भी सही नहीं है। जब आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर पढ़ोगे तो उसमें इसकी डिटेल्स पढ़ोगे कि क्यों आखिर ऐसा है। अच्छा जी, उसके बाद सोर्सेस ऑफ फाइनेंस का एक आपके सामने टेबल बना हुआ आ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड। अगर पीरियड्स के हिसाब से, वक्त के हिसाब से क्लासिफाई करें तो शॉर्ट टर्म में हमने ट्रेड क्रेडिट फैक्टरिंग बैंक्स वगैरह पढ़ा। फिर मीडियम टर्म में हमने बैंक से लोन लेना, पब्लिक डिपॉजिट्स, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पढ़ा। और लॉन्ग टर्म इक्विटी में इक्विटी शेयर्स, रिटेन अर्निंग्स, प्रेफरेंस शेयर्स। अच्छा, ये लॉन्ग टर्म होगा, लॉन्ग टर्म इक्विटी नहीं होगा, डिबेंचर्स, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पढ़ा। इसी तरह ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के हिसाब से डिवाइड करें तो ओनर जो पैसे लेकर आता है वो इक्विटी शेयर्स या रिटेन अर्निंग्स, अमूमन इक्विटी शेयर्स यानी कि ऑर्डिनरी शेयर्स में जो इन्वेस्टमेंट है, और रिटेन अर्निंग्स यानी कि कंपनी का जो बचा हुआ प्रॉफिट है। और बोरोड फंड्स का मतलब ये है कि डिबेंचर्स हो गया, किसी से लोन लेना, किसी से उधार लेना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो या पब्लिक हो। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ जनरेशन, सोर्स ऑफ जनरेशन यानी कि इंटरनल क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल या रिटेन अर्निंग्स इंटरनल है। और एक्सटर्नल क्या है, यानी कि इदारे से बाहर, कंपनी से बाहर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी कि बैंक्स वगैरह से लोन लेना, लोन फ्रॉम बैंक्स, प्रेफरेंस शेयर्स, लोगों से पैसे लेना जो कि कंपनी के ट्रू ओनर्स नहीं कहलाएंगे, पब्लिक डिपॉजिट्स, डिबेंचर्स, डिबेंचर्स भी टाइप ऑफ बॉन्ड्स है जिस पर इंटरेस्ट देना होता है, लोन है।
लीज फाइनेंसिंग, कमर्शियल पेपर्स, ट्रेड क्रेडिट, फैक्टरिंग। तो ये 3-4 तरह से लोन की क्लासिफिकेशन हुई है। अच्छा, इस चैप्टर में बहुत सारी टर्म्स ऐसी थी जो अकाउंटिंग से रिलेवेंट है और शायद आप उससे ज़्यादा फेमिलियर ना हो। तो अगर आपको अकाउंटिंग के लेक्चर्स भी चाहिए हो जिससे आपकी उन चीज़ों की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, तो आप लाजमी तौर पर मुझे बता सकते हैं। और अदरवाइज आप इस चैप्टर की 2-4 बार रीडिंग करें, जो टर्म्स आपको समझ नहीं आ रही वो गूगल करें, मुझसे पूछ लें, क्लास में पूछ लीजिएगा या फिर यहाँ पर ऑनलाइन पूछ लें व्हाट्सएप ग्रुप्स पर। और इसमें बहुत सारी टर्म अकाउंटिंग की है मैं मानता हूँ, और इस चैप्टर में कुछ पढ़ने में हो सकता है कि आपको थोड़ी सी मुश्किल हो। बहरहाल आप थोड़ी सी सर्चिंग करें और इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। थैंक यू।